सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके संस्कृत विषय के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 41 से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक ऑलरेडी आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। जिन प्रशिक्षुओं ने नहीं देखा है तो आपको पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, संस्कृत में अस्मत् तथा युष्मत् के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं, समान नहीं होते हैं, अ व दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, संस्कृत में जो अस्मत् और युष्मत् के रूप होते हैं तीनों लिंगों में, ये समान होते हैं। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बालक में चतुर्थी विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक वचन होगा, प्रथम नहीं बल्कि एक वचन। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा बालक का? तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया भी है कैसे आप लोग को लर्न करना है पढ़ करके। तो यहाँ पर आप देखिए बालकाय, बालकात, बालकेन दिया हुआ है। तो चतुर्थी विभक्ति में दोस्तों होता है बालकाय। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, नपुंसक लिंग है बालक, एते, नदी या सर्वा। दोस्तों, इसमें नपुंसक लिंग है एते। क्वेश्चन नंबर 44 है, के रूप है पुल्लिंग का, नपुंसक लिंग का, स्त्रीलिंग का या सर्वनाम का। राइट आंसर है स्त्रीलिंग का। क्वेश्चन नंबर 45 है, धातुओं को संस्कृत में कितने गणों में बांटा गया है? 8, 9, 10 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है 10 गणों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या कितनी है? दोस्तों, अगर पूछता है एग्जाम में कि संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी है तो हम 10 लगाएंगे। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में आप कितना पढ़ रहे हो? आप क्या क्या पढ़ रहे हो? आप लट लकार पढ़ रहे हो, लिट लकार पढ़ रहे हो, लोट लकार पढ़ रहे हो, विदलिंग लकार पढ़ रहे हो, इसके अलावा आप लंग लकार पढ़ रहे हो। तो आप टोटल 5 लकार ही केवल पढ़ रहे हो। तो इसीलिए ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, श्रय धातु से लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। श्रोष्यता, श्रोष्यसि, भविष्यता या कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन बा, श्रोष्यसि। क्वेश्चन नंबर 48 है, दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा। पश्यावा, पश्यति, पश्यथ या पश्यत। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यत, पश्यामि, पश्यावा, पश्यामा। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन में आ रहा है पश्यावा। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, लव धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप होगा। लव धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप होगा, यानी कि प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा लभति, लभेत, लभंताम या लभे सही। तो राइट आंसर हो जाएगा लभंताम। क्वेश्चन नंबर 50 है, अस धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन के रूप लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिए अस्ति, अस्म, आस्म या आस्व। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन द आस्व। क्वेश्चन नंबर 51 है, कर्म कारक में विभक्ति होती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर कर्म कारक में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52 है, नाम मात्र में विभक्ति होती है द्वितीय, प्रथमा, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो नाम मात्र में होती है प्रथमा विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 53 है, कर्म कारक का चिन्ह है कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। तो यहाँ पर आप देखिए का, को, के दिया। राइट आंसर हो जाएगा कर्ता ने कर्म को। तो कर्म का चिन्ह है को। ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है एक कर्मक धातुओं में, द्विकर्मक धातुओं में, बहुकर्मक धातुओं में या इनमें से सभी में। राइट आंसर है द्विकर्मक धातुओं में। क्वेश्चन नंबर 55 है, नव नवति शब्द का अर्थ है 90, 91, 99 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप देखिए नवति मतलब 90 और 9 मतलब इस तरीके से 9 लिख दीजिए आप। तो 90 और 9 कितना हो गया? 99।
तो 99 कहाँ आ रहा, ऑप्शन सा में। तो इस तरीके से 90 और 9 को अलग अलग करके यहाँ पर मैंने आपको जोड़ के बताया इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 56 है, सहस्त्रम का अर्थ है 100, 700, हजार या इनमें से कोई नहीं। सहस्त्र या सहस्त्रम को कहते हैं हजार संस्कृत में, ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, राम कृष्ण शब्द में समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 58 है, त्रिलोकी शब्द में समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, आवा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिलोकी में दोस्तों है द्विगु समास, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है, क्योंकि त्रिलोकी यहाँ पर आप देखिए सब संख्यावाचक शब्द आ रहा है, त्रि मतलब तीन। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजपुत्र में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। तो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो ऑप्शन सा जो है तत्पुरुष समास, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी बात को सुनकर लिखने को कहते हैं। किसी बात को आपने सुना या किसी शब्द को आपने सुना तो उसको सुनकर लिखने को क्या कहेंगे, द्रुत लेख, निबंध, श्रुत लेख या लेख। तो उसे हम कहेंगे श्रुत लेख, सुन करके आप लिख रहे हो ना, इसलिए उसे कहेंगे श्रुत लेख। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य लिखना, यानी कि किसी वाक्य को आप देख रहे हो, ठीक ठीक उसको देख करके केवल उतार दे रहे हो, सेम टू सेम वही लिखना है खाली, तो उसे हम क्या कहेंगे, श्रुतलेख, कथन, सुलेख या अनुलेख। उसे हम कहेंगे अनुलेख। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे कहते हैं सुलेख, कथन, श्रुतलेख या नाटक। तो किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे हम कहते हैं, अगर किसी के द्वारा कहा गया कोई वाक्य है तो वह होता है कथन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कथन भी लगा सकते हैं, किसी के द्वारा बोला हुआ वाक्य, यानी कि किसी ने जो बोला है वो किसी एक का स्टेटमेंट हो सकता है, जिसे हम इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं, किसी के द्वारा बोला हुआ स्टेटमेंट। तो हम क्या कहते हैं कि इनके अनुसार, इनके कथन अनुसार या इनके कथनानुसार इन्होंने ये बोला है, ठीक है। तो किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को हम कथन भी कह सकते हैं। और अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 60 की तरह अर्थ निकालें, किसी बात को सुनकर लिखना, तो ये तो श्रुतलेख हो गया। और सुलेख तो आपको पता ही है, सुंदर सुंदर लिखना, नाटक तो ये होगा नहीं। तो किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे हम कहते हैं कथन, ठीक है। तो यहाँ पर हम कथन सही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम आप श्रुतलेख भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये कहा नहीं गया है, ठीक है। किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना, किसी ने कोई वाक्य बोल दिया है, किसी का कथन है, उसको आप लिख रहे हो, तो उसको आप क्या कहोगे, कथन ही तो कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोले हुए वाक्य को लिखना, किसी के द्वारा जो वाक्य बोला जा रहा है उसे अगर आप सुन करके लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 में क्या था, किसी बात को सुनकर लिखना। जब आप सुनकर लिखोगे तो श्रुतलेख होगा, जब आप सुंदर सुंदर लिखोगे तो सुलेख होगा, जब आप किसी वाक्य को देख करके ठीक ठीक वैसा उसको उतार दोगे तो वो अनुलेख होगा, ठीक है। तो किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे हम कहते हैं कथन। क्वेश्चन नंबर 63 है, संस्कृत में समास के भेद हैं, 4, 2, 3 या फिर 5। दोस्तों संस्कृत में समास के 5 भेद होते हैं, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगर केवल समास के भेद पूछेगा तो आपको 6 बताना है, यानी कि 6 भेद होते हैं। अगर संस्कृत में पूछेगा तब आपको 5 बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 है, उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है, क्रिया का, धातु का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उपसर्ग के प्रयोग से क्रिया का और धातु का दोनों का रूप बदल जाता है, तो ऑप्शन सा दोनों का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है चमत्कार युक्त, गरिमापूर्ण, अ दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है चमत्कार युक्त भी और गरिमापूर्ण भी, तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रत्यय होते हैं कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, अ दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो प्रत्यय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा, और वह दोनों। क्वेश्चन नंबर 57 है, संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं 4, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 68 है, गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन होगा, गुरुड़ा, गुरुभी, गुरु या गुरुभ्य। राइट आंसर है गुरु। क्वेश्चन नंबर 69 है, मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा, मुनेह, मुनिहि, मुनिभ्याम या मुनि। प्रथमा विभक्ति और प्रथम वचन दोस्तों ये हो जाएगा मुनि।
क्वेश्चन नंबर 70 है, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा? नद्याः, नदीभ्याम, नदीभिः या नद्योः? राइट आंसर है दोस्तों नदीभ्याम, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, धेनु शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन क्या होगा? धेनु, धेनवा, धेनुभ्याम या धेनुषु? तृतीया विभक्ति एक वचन दोस्तों यहाँ पर पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा धेनवा। क्वेश्चन नंबर 72 है, तीन या त्रि का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा? गिभ्य, तिस्त्र, त्रिभि या त्रयः? राइट आंसर है त्रयः। क्वेश्चन नंबर 73 है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? दोस्तों हे, भो, में, पर, से अलग होना या ने? तो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कर्ण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति और अपादान कारक पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर देखिए पंचमी विभक्ति से अलग होने के बोध में होता है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बिल्ली छत से कूदी, तो जहां पर अलग होने का बोध होता है वहां पर क्या होता है? अपादान कारक या पंचमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 74 है, नारियल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो नारियल को संस्कृत में कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, नारियलम, नारिकेलम, नारियलः या नारी? तो राइट आंसर है नारिकेलम। क्वेश्चन नंबर 75 है, सेब को संस्कृत में क्या कहा जाता है? कदली फलम, सेवम, बदरम या सेबी? राइट आंसर है सेवम। कदली फलम दोस्तों हम कहते हैं केले को। क्वेश्चन नंबर 76 है, सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं? सरसम, सरसपा, सरसोहम या सरसपम? राइट आंसर है सरसपा, ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 77 है, संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? 4, 3, 5 या फिर 6? तो राइट आंसर है संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, आपको पता है। दोस्तों जो संज्ञाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं पूछा है, ना तो यहाँ पर हिंदी लिख करके पूछा ना संस्कृत, क्योंकि संस्कृत है तो हमें संस्कृत ही समझना है। दोस्तों संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन्हीं को हमें लेना है संस्कृत में, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 हम देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 77 नंबर क्वेश्चन में आपको पता है कि संज्ञाएं 5 भी होती हैं और 3 भी होती हैं, ठीक है, तो संस्कृत में मेनली 3 ही माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि अ, आ और क वर्ग क, ख, ग, घ, और विसर्ग का और ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। और तालु तो आपको पता ही है, च वर्ग इचु नाम तालु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, एकोन चत्वारिंशत् शब्द का अर्थ है। एकोन चत्वारिंशत् मतलब 40 और एकोन 40 में एक नहीं है, एकोन एक नहीं है यानी कि 39। तो ऑप्शन ब जो है 39 ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, चोर भयम में समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास? राइट आंसर है तत्पुरुष समास। चोर भयम मतलब चोर से भय। क्वेश्चन नंबर 81 है, भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। भयार्थक और रक्षार्थक, यानी कि शिशु को सिंह से भय लगता है, तो भय लगना मतलब डर लगना। तो भय के अर्थ में और रक्षा के अर्थ में जो धातुएं होती हैं उनमें होती है पंचमी विभक्ति। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है, पंचमी विभक्ति अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 82 है, अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। मया बालका दृश्यते, मया बालकम दृश्यत, मया बालकम दृश्यति या मया बालका दृश्यति? दोस्तों राइट आंसर होगा इसमें से ऑप्शन आ, मया बालका दृश्यते। अहम बालकम दृश्यामि का हो जाएगा मया बालका दृश्यते। इस तरह आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को कर लिया, जितने भी क्वेश्चन थे बहुविकल्पी। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और आपने सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दिया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देख पाएं। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको संस्कृत विषय के अलावा सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए
और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोज़ को देखते रहेंगे, जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे।